डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक तापड़िया और यह है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों, हम लोग जो है सैम्पल पेपर कर रहे थे आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। दो सैम्पल पेपर मैं कंप्लीट डिस्कस कर चुका हूं और सैम्पल पेपर नंबर जो 3 था हमारा, इसमें पहला पार्ट यानी 1 मार्क क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द सेकंड पार्ट, assertion रीजन क्वेश्चंस एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11 to 16। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। assertion है करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर ओनली व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर। तो ये बोला गया है। तो उस स्टेटमेंट के बारे में हम इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है बच्चों, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ के सीधे करंट इलेक्ट्रिसिटी पे जाते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको सिखाया जाता है कि कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, क्योंकि जो भी चार्ज हम किसी कंडक्टर को देते हैं वो सारा का सारा उसकी आउटर सरफेस पर जाकर रेस्ट करता है, जिसकी वजह से कंडक्टर के अंदर इनसाइड द कंडक्टर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। बट जैसे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं तो करंट फ्लो हो रही है इलेक्ट्रॉन की वजह से, और इलेक्ट्रॉन चलेगा फोर्स की वजह से, और वो फोर्स लगाएगा कौन? तो फील्ड लगाएगा ऑब्वियसली। तो करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर ओनली व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर। यानी डायनामिक स्टेट में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम आ गए डायनामिक्स में आ गए, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तभी इलेक्ट्रॉन चलता है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। रीजन दिया, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। ऐसा लगता नहीं, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फील्ड लगेगा तो फोर्स लगेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बढ़ेगी। तो अब आपको इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ए बी सी डी में से। तो जो भी आपको बेटर ऑप्शन लगता है आप अपनी कॉपी में उसको लिखें कि कौन सा ऑप्शन और क्यों, रीजन के साथ एक्सप्लेनेशन। एग्जाम में तो नहीं लिखना एक्सप्लेनेशन, पर यहाँ लिखें, लिखने की आदत डालना जरूरी है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप। अब मैं सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ, जब तक आप लिख ना लें वीडियो को पॉज रखें फिर प्ले करें। सो करेक्ट आंसर इज assertion is true but reason is false, so C is the correct option. Current flows when there is potential difference। तो यहाँ potential और potential difference में भी distinction को आप clear कर समझ लें। ये पॉसिबल है, यानी 2 क्वेश्चन और कवर कर रहा हूँ बच्चों में यहाँ पे। ये पॉसिबल है कि कहीं पर पोटेंशियल जीरो हो पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो। यहाँ बोला है कि when there is a potential difference, the presence of potential difference implies the presence of an electric field। पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है, पर पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी नहीं है। तो ये क्या अंतर है इन 2 बातों में, उसको आप समझ लें। तो अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा है, डाइपोल में एक प्लस क्यू होता है एक माइनस क्यू होता है। मान लीजिए दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनको मिलाने वाली लाइन का जो सेंटर है, उस सेंटर पर हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल है वो जीरो नहीं होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है जबकि पोटेंशियल जीरो नहीं है। और मान लीजिए ये प्लस क्यू है माइनस क्यू, यानी डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके सेंटर पर अगर हम बात करें तो उसके सेंटर पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, प्लस क्यू की वजह से पॉजिटिव में, माइनस क्यू की वजह से नेगेटिव में, नेट पोटेंशियल जीरो। पर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से ऐड हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल जीरो होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है, वो क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस जहां होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, पर पोटेंशियल जहां होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो ये जरूरी नहीं। हाँ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सप्रेशन भी आपको पता है, ई छोटा ई बड़ा ई टॉ अपॉन एम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 असर्शन है सर्किट्स कंटेनिंग हाई कैपेसिटी कैपेसिटर्स, कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, चार्ज टू हाई वोल्टेज तक वो चार्ज है, टीवी में होता है जैसे, शुड बी हैंडल्ड विद कॉशन, सावधानी से उनका इस्तेमाल होना चाहिए, इवन व्हेन द करंट इन द सर्किट इज स्विच्ड ऑफ। क्योंकि उन कैपेसिटर के पास चार्ज प्रेजेंट हो सकता है और वो हजार्डस हो सकता है अगर वो चार्ज आपकी बॉडी के थ्रू अर्थ में गया तो। रीजन देखते हैं, व्हेन एन आइसोलेटेड, रीजन इज व्हेन एन आइसोलेटेड कैपेसिटर इज टच्ड बाय हैंड, छुआ आपने, और एनी अदर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आपके कांटेक्ट में आया, there is an easy path to the ground available for the discharge of the capacitor। तो कैपेसिटर आपके
थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा, कंडक्टिंग पाथ उसको मिल जाएगा, और कंडक्टिंग पाथ आपकी बॉडी के थ्रू हुआ तो डेफिनेटली आपको शॉक लगेगा क्योंकि करंट फ्लो हो जाएगी आपकी बॉडी में, जो कि मिली एम्पियर के ऑर्डर से ज़्यादा होगी। जब भी मिली एम्पियर के ऑर्डर से ज़्यादा करंट होती है, मिली एम्पियर या उससे ज़्यादा, वी गेट शॉक। तो अब सही आंसर ऑप्शन आपको चुनना है बच्चों। तो जस्ट चेक ABCD में से अकड़ बकड़ बम्बे बुक खेल लीजिए, किसको आप सही आंसर बनाएंगे, क्या लगता है आपको। और वीडियो पॉज करने के बाद फिर मैं सॉल्यूशन डिस्कस, मतलब आप आंसर लिख चुके हैं तो अब मैं सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ बच्चों। आंसर साफ है, करेक्ट आंसर इज ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। ठीक है, क्योंकि चार्ज कैपेसिटर हजार्डस है, इट इज लाइक ए वेपन। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स, वहाँ मैंने पंखे के कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज करके बताया है कि जब तक चार्ज रहता है तो अगर एक्सीडेंटली अगर हम उसके कांटेक्ट में आ जाए तो शॉक जो लगता है वो 220 का नहीं बच्चों, 220√2 AC में पढ़ते हैं हम इसको, 311 वोल्ट का शॉक लगता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंजेस बिकम इंडिस्टिंक्ट, इंडिस्टिंक्ट का मतलब होता है दिखाई देना बंद हो जाएंगे, डिस्टिंग्विशेबल नहीं रहेंगे। इफ वन ऑफ द स्लिट्स इज कवर्ड विद सेलोफेन पेपर, एक स्लिट को आपने ढक दिया तो अब सिंगल सोर्स रह गया, और सिंगल सोर्स रह गया तो इंटरफेरेंस नहीं होगा, इसलिए स्लिट ये फ्रिंजेस दिखाई नहीं देंगे, तो सही लग रहा है स्टेटमेंट। रीजन, द सेलोफेन पेपर डिक्रीजेस द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो जस्ट थिंक अबाउट, क्या सेलोफेन पेपर या कलर्ड फिल्टर वेवलेंथ को घटा सकता है? सेलोफेन पेपर जो है हम ये मान के चल रहे हैं कि वो तो ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट जैसा भी होगा, सेलोफेन पेपर है, तो वेवलेंथ को घटा रहा है वो, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या एक स्लिट जो है वो बंद हो गई है, सोर्स बंद हो गया उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। सो ABCD चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो आप अपने विवेक से निर्णय लीजिए। सो जस्ट फाइंड आउट। अगर आपने आंसर चुन लिया है तो लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर इज सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो ऐसा नहीं है, सेलोफेन पेपर वेवलेंथ को डिक्रीज नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट majority of alpha particles went straight through the metal foil without being stopped or even appreciably deflected। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले गए मेटल फॉयल के थ्रू, ना तो रुके और ना ही एप्रिशिएबली डिफ्लेक्ट हुए। तो असर्शन इज करेक्ट, ऐसा हुआ था, ये ऑब्जर्वेशन है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का। रीजन, ऑलमोस्ट ऑल द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी। करेक्ट है, ये कंक्लूजन था इस असर्शन का। आपको क्या लगता है? मुझे तो सही लगता है। सो ABCD में से एक ऑप्शन आपको चुनना है। तो करेक्ट आंसर इज ए, असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अब आ गए हम सेक्शन बी पर, और यहाँ है ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। और मजे की बात यह है कि इसमें जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे पैराग्राफ, उसको अगर हम नहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर हमने अच्छे से पढ़ाई की है, तो इस पैराग्राफ को अगर मैं छोड़ भी देता हूँ, फिर देखते हैं क्या हम आंसर दे सकते हैं। तो लेट्स डू सम एक्सपेरिमेंट। चार्ज ऑन ए बॉडी विच कैरीज 200 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। पैराग्राफ मैंने नहीं पढ़ा है बच्चों, तो हमें देखना है कि आंसर देने में हमें क्या मुश्किल आती है या नहीं आती। 200 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है, तो 200 इलेक्ट्रॉन का चार्ज डेफिनेटली नेगेटिव होगा, तो बी और डी तो हो नहीं सकता, ए और सी में से आंसर होगा। सो आप अपना आंसर लिख लीजिए और उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज -3.22 × 10⁻17। तो सिंपली हमने क्या किया, दो जीरो जो थे वो -19 होता है, 1.6 × 10⁻19 को मल्टीप्लाई किया हमने 200 से, तो 1.6 × 10⁻19 जो नेगेटिव में, उसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -3.22 × 10⁻17।
और यूनिट है कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चार्ज ऑन ए बॉडी विच कैरीज 10 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, यानी जवाब आपके सामने है बच्चों, -1.6 10⁻18 कूलम, तो एक जीरो कम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो रटा हुआ होना चाहिए आपको, वैसे पेपर में इसकी वैल्यू मिलती है, पता नहीं है क्वेश्चन क्यों बना दिया तो कोई बात नहीं, आप कर लेते हैं। 9.1 10⁻31 किलोग्राम, दिस इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ए बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, इट इम्प्लाइज दैट, कोई बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका क्या मतलब हो सकता है? देयर इज ओनली ए पॉजिटिव चार्ज इन द बॉडी, नो नॉट नेसेसरी। नेगेटिव चार्ज से ज्यादा अगर पॉजिटिव चार्ज है तब भी पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगी। देयर इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज इन द बॉडी, but the positive charge is more than negative charge. Okay, quite okay. There is equally positive and negative charge in the body, but the positive charge lies on, no, it doesn't matter. C तो नहीं हो सकता, the negative charge is displaced, उससे क्या मतलब है? तो सही आंसर आपके समझ में आ गया होगा, B is the correct answer, कि पॉजिटिव चार्ज अमाउंट में ज्यादा है तो हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज। पांचवा सवाल, पांच में से कोई से चार आपको करने थे। ऑन रबिंग, जब रगड़ते हैं हम फ्रिक्शन होगा, व्हेन वन बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द अदर नेगेटिवली चार्ज, द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी टू नेगेटिवली चार्ज बॉडी आर, वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? तो वो वही इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो सरफेस पर है, जो आसानी से एनर्जी लेकर रिलीज हो जाते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, डेफिनेटली ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंदर से तो निकल के आते नहीं। दोनों हो सकते हैं क्या, वो सोचिए आप, नन ऑफ द अबव। तो मोस्ट सुटेबल आंसर हमें यहाँ से चुनना है, तो मोस्ट सुटेबल क्या होगा? वीडियो पॉज कर लिए, आराम से आप आंसर लिख लें अपना, उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ये दिया हुआ आंसर है आपका। 16 पे आ गए हम, तो इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें फिर से 5 सवाल रहेंगे, इनमें से 4 आपको कोई से करने हैं। रीड द सोर्स, चलो फिर से स्किप करते हैं, हम नहीं पढ़ते। पी क्यू आर एस हमें दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें, क्या है ये? व्हीटस्टोन ब्रिज है। ओके, हमने कुछ नहीं पढ़ा, सीधे क्वेश्चन पे आता है। व्हेन अ मेटल कंडक्टर कनेक्टेड टू लेफ्ट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज इज हीटेड, द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स, बैलेंस पॉइंट किधर जाएगा? तो इसके लिए आपको ये इमेज तो चाहिए। तो लेफ्ट गैप, अभी मीटर ब्रिज यहाँ पर नहीं है, मीटर ब्रिज आप बनाकर देख लें। मीटर ब्रिज में जो लेफ्ट गैप है, जहाँ पे हम लगाते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, वो लेफ्ट गैप जिसमें हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रहे हैं, मेरे लिए लेफ्ट, आपके लिए राइट, उल्टा हो रहा है, तो इसकी इमेज माइंड में होनी चाहिए। आप एनसीईआरटी के डायग्राम को रेफरेंस रखकर से भी सोच सकते हैं। तो उसको गर्म करने पर क्या उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी आप ये समझ लीजिए कि आर बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है तो इधर पी भी बढ़ेगा, तो बैलेंस पॉइंट किधर शिफ्ट हो जाएगा? टुवर्ड्स राइट, है ना, एंड बी की तरफ। तो आंसर ए बन रहा है, इसको आप वेरीफाई कर सकते हो बच्चों। करेक्ट आंसर इज ए, राइट। व्हीटस्टोन ब्रिज इज ए एन, कैसा ब्रिज है? व्हीटस्टोन ब्रिज में हम डीसी यूज कर रहे हैं बच्चों, इसलिए डीसी ब्रिज कह सकते हैं उसको, डीसी ब्रिज। हाई वोल्टेज यूज नहीं करते, एसी भी यूज नहीं करते। करेक्ट आंसर इज डीसी ब्रिज। Next, Wheatstone bridge is used to measure the DC, the resistance of various types of wires for measure the DC, the resistance। बच्चों क्वेश्चन कुछ वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। Determining their effective resistance, computing the power dissipation, quality control of wire, none of these। बच्चों मैं इस क्वेश्चन को खारिज करता हूँ, ये आंसर भले ही इसका दिया हुआ है इन्होंने क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वायर, बट मिसमैच है। ऐसी कोई डिटेल हमें नहीं मिलती कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वायर के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेथड नहीं है। हाँ, इसकी जगह मैं इसको हटा दूंगा क्वेश्चन को, और दूसरा क्वेश्चन आपसे इसमें रखना चाहूँगा। दूसरा क्वेश्चन ये कि हम ऐसे कह सकते हैं, मीटर ब्रिज इज सेट टू बी सेंसिटिव एंड वी गेट बैलेंस पॉइंट नियर अबाउट। तो 4 रीडिंग वहाँ पे रहेंगी, उसमें 50 सेंटीमीटर के आसपास जो रीडिंग होगी उसमें मैक्सिमम सेंसिटिव होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। ऑल दी 4 रेजिस्टेंसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर, ऐसा कुछ हम क्वेश्चन बना सकते हैं, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा लॉजिकल होगा। ये क्वेश्चन कुछ मिस हो गया शायद, ये कुछ सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाय यूजिंग द वेरिएशंस ऑन ए व्हीटस्टोन ब्रिज वी कैन, बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज से हम टेम्परेचर मेजरमेंट भी कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन 2013 में जुड़ गई थी सिलेबस में बच्चों, फिर उसके बाद वापस हटा दिया गया उसको, टेम्परेचर मेजरमेंट यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। सो व्हीटस्टोन ब्रिज से हम व्हीटस्टोन ब्रिज कैपेसिटर में भी बना सकते हैं, ओके नो प्रॉब्लम, इंडक्टर में भी बना सकते हैं। मेजर क्वांटिटी सच एज वोल्टेज करंट एंड पावर, ऐसा तो नहीं है।
रेजिस्टेंस नापने के काम आता है। मेजर हाई रेजिस्टेंस वैल्यूज ऐसा भी नहीं है, और वेरी लो रेजिस्टेंस भी हम मेजर नहीं कर सकते इससे। सारे रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के होने चाहिए जो भी मेजर करना चाह रहे हैं हम इसमें जो लगा रहे हैं वो। तो 10 ओम के आसपास जो रेजिस्टेंस होते हैं 5 से 10 ओम के बीच। मेजर क्वांटिटी सच एज कॉम्प्लेक्स पावर, नो। मेजर क्वांटिटी सच एज कैपेसिटेंस, ओके कैपेसिटेंस नाप सकते हैं, रेजिस्टेंस की जगह इंडक्टेंस भी नाप सकते हैं, इंपीडेंस भी नाप सकते हैं हम। ओके, ऑप्शन डी वो मुझे इसमें सही लगता है, फोर्थ नंबर पे मेजर क्वांटिटीज, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, फॉर ए व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 R4। देखिए यहाँ डायग्राम में PQRS है, यहाँ R1 R2 R3 R4 से कुछ भी लेना देना नहीं, डायग्राम और डिटेल जो दी है। जंक्शन ऑफ R1 एंड R2 इज कनेक्टेड टू एनोड एंड जंक्शन ऑफ R3 R4। या बनाकर देख लीजिए, R1 R2 को आपने पॉजिटिव एंड से जोड़ा है, एनोड पॉजिटिव मानते हैं फिजिक्स में, R3 R4 को आपने जो है नेगेटिव एंड से जोड़ा है। तो नल पॉइंट कंडीशन जो है इसमें से कौन सी बनेगी, तो वो आप देख सकते हैं। R1 R2 को आपने पॉजिटिव से जोड़ा, R1 ऊपर है R2 नीचे, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, तो R1 अपॉन R3 इक्वल टू R2 अपॉन R। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये लिख कर देखें बच्चों, है ना, आप अपने आप से चेक करें और उसके बाद इसको, अच्छा कोई डाउट आता है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, नंबर आपको पता ही है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्दी ही मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 के साथ, जिसमें हम 2 मार्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।